Good morning, students. This is our 11th chapter of history, the Iron Age Civilization. इससे पहले हमने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है और कॉपर एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। पहले कॉपर थी, फिर ब्रॉन्ज उसने सीखा और अब है आयरन एज, यानी कि आयरन के टूल्स जब वो बनाने लगा था तो आयरन एज सिविलाइजेशन हम उसको बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world as the western world was far less advanced at that time. जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर फ्लरिश हुई एज द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज फार लेस एडवांस्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो थोड़ा सा कम एडवांस था। अराउंड 1200 BC 1200 BC के दौरान के लगभग आसपास द आयरन एज फॉलोड द ब्रॉन्ज एज। जो आयरन एज है वो स्टार्ट हुई ब्रॉन्ज एज के बाद। द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकल, शोवल, स्पेड्स, एक्सा, नेल्स एटसेट्रा। तो ये सारे औजार बनाने में अब जो आयरन है उसका यूज़ होने लगा। दे हेल्प्ड इन वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में भी उन्होंने हेल्प की। फॉर एग्जाम्पल द एक्स हेल्प्ड इन क्लियरिंग ऑफ जंगल्स विच लेड टू लार्ज स्केल कल्टिवेशन। जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी बनाई उन्होंने लोहे की, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ हैं उनको काटा गया, जंगल है उनको काटा गया, तो उससे जो है बहुत बड़े स्केल में हम कल्टीवेट मीन्स कि भूमि जो है उसको कल्टीवेट कर सकते थे, उसको बुआई के लिए यूज़ कर सकते थे, खेती के लिए। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, और बहुत सारी सिटीज़ में और टाउन्स में वृद्धि हुई, क्योंकि जब एक्स बनी तो बहुत सारे जंगल साफ हुए और उससे क्या है वहाँ पर सिटीज़ बनाई गई, टाउन्स बनाए गए। दे बिकम द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, वो ट्रेड और क्राफ्ट का सेंटर बन गए। मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी, और ये जो बहुत सारी सिविलाइजेशन इस मेडिटेरेनियन सी के पास बनी। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड चेंजेस इन टेरिटरीज ड्यू टू वार्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। और जब ट्रेड से व्यापार करते थे लोग तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच के जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ मीन आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। दिस इज इन टर्न हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, और इससे क्या है, इससे जो डेवलपमेंट है आर्ट और क्राफ्ट की वो उसमें ज़्यादा मतलब आर्ट और क्राफ्ट की जो नॉलेज है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि लोगों ने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया, एक दूसरे को बताया कि ऐसा होता है, एक ने अपना सिस्टम बताया, दूसरे ने अपना सिस्टम बताया, तो उनकी नॉलेज जो है वो दुगनी हो गई। बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी। अब इस टाइम के अंदर यानी कि आयरन एज के अंदर अब बार्टर सिस्टम चेंज हो गया था करेंसी के अंदर। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, वैसे तो आपको पहले इस चैप्टर में आ गया है, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। बार्टर सिस्टम वो था जब हम किसी भी गुड के बदले में गुड ही एक्सचेंज होती थी, ठीक है, मनी नहीं होता था। जैसे आज हम करते हैं, आज हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम पैसे देते हैं, लेकिन उस टाइम जैसे अगर कोई एक पर्सन है, मान लिया ये अगर चारपाई बनाता है और ये पर्सन है ये जूते बनाता है, तो इसको चारपाई की ज़रूरत है और इसको जूते की ज़रूरत है, तो ये इसे चारपाई दे देता था और ये इसे जूते दे देता। उसके बाद ऐसे ही किसान है, अगर किसान फसल उगाता है तो ये इसको फसल दे देगा और इससे क्या ले लेगा, जूते ले लेगा, और इधर क्या करेगा, इसको फसल दे देगा, दाने ग्रेन्स दे देगा और ये इसको चारपाई दे देगा। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन अब स्टोन एज में आके वो बार्टर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था। Iron Age is usually associated with the painted grey ware. It refers to the ceramics which have been fired grey and painted with black design. Plates and bowls were common vessels made out of painted grey ware. होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये डू यू नो मैं ज़्यादा करवा देती हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको मैं वैसे बता देती हूँ एक बार कि जो आयरन एज है उसको ये पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे बर्तनों से संबंधित है जो उस टाइम पे ग्रे कलर से पेंट किए जाते थे और ब्लैक डिज़ाइन किया जाता था, इसलिए इसको पेंटेड ग्रे वेयर टाइम भी बोला जाता है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। जो आयरन एज की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी लिटरेचर के फील्ड में। ग्रेट पोएम्स, ड्रामाज, ग्रामर एंड हिस्ट्री वर रिटन। बहुत सारी पोएम, ड्रामा, ग्रामर और हिस्ट्री लिखी गई। राइटिंग वॉज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स बट इट केम अ मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। अब यहाँ पर आकर जैसे ब्रॉन्ज एज के अंदर तो क्या होता था कि वो
लिख देता था कहीं उसमें, पहले जो स्टोन एज थी कहीं पर भी उसने पेंटिंग बना दी, कहीं पर भी लिख दी। लेकिन यहाँ पर आकर राइटिंग को सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन यानी अपने आप के लिए भी अब यूज़ किया जाने लगा था। और कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी राइटिंग का यूज़ किया जाता था। द ग्रेट थिंकर्स रोट अबाउट द इनजस्टिस दैट वॉज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। और जो महान जो लोग थे, फिलोसफर्स थे या कोई भी, उन्होंने जो अन्याय हो रहा था उस टाइम सोसाइटी के अंदर, उसको उसको भी मतलब लिखने का प्रयास किया, उसको भी लिखा उन्होंने कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है सोसाइटी के अंदर। दिस पीरियड ऑल्सो saw the development of many religion, और इस पीरियड के अंदर बहुत सारे धर्म भी स्थापित हुए। Remains of some of the ancient civilization during Iron Age have been found in many parts of the world like Greece, Rome and Iran sorry। जो इस जो सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हैं, जो ये आयरन एज है, इसके जो रिमेन्स हमें मिलते हैं वो ज़्यादातर ग्रीस में, रोम में और ईरान में मिलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लरिश, और आयरन की डेवलपमेंट ने उन्हें फलने फूलने में उनकी हेल्प की। तो यहाँ पर ये एक टेबल दी हुई है, ये जो 3 सिविलाइजेशन है, अभी हमने यहाँ पर किया था कि ग्रीक, रोम एंड ईरान। तो ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और ईरान सिविलाइजेशन, इन तीनों में कौन कौन से रिलीजन थे, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस वो करते थे, कौन कौन से उन्होंने आविष्कार किए, ये सब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। रिलीजियन जैसे वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, सुप्रीम गॉड जूस था इनका। ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्कल्पचिंग, पोट्री, ये सारी चीज़ ऑक्यूपेशंस में थी। इन्वेंशंस क्या क्या किया था, जैसे कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ड्रू मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, ओलंपिक गेम्स इसी टाइम में हुए थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर ये टेबल में दिया हुआ है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट आयरन एज सिविलाइजेशन दैट एक्जिस्टेड इन इंडिया। अब इंडिया में जो आयरन एज सिविलाइजेशन थी उसमें क्या था, वो थी, उसको हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। जैसे और इसको हम आयरन सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ इंडिया में उस टाइम इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता था। द वैदिक सिविलाइजेशन, द वर्ड वेद और ऋग मीन्स नॉलेज। वैदिक या ऋग का मतलब क्या है, नॉलेज, ज्ञान। द नॉलेज कंटेन्ड इन वेदाज, वेदास के अंदर नॉलेज छुपी हुई है, इज फॉर द होल मैनकाइंड, सारी मानवता के लिए। बिकॉज ऑफ द टर्म वेद, दिस पीरियड इज of Indian history is called the Vedic period, as Vedas are the main source of information about this period। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि इसको वैदिक क्यों कहते हैं। वैदिक का मतलब इस पीरियड के अंदर वेद लिखे गए थे, और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो ये वेद ही हैं, इसीलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। देयर आर 4 वेदास। अब डिएवियंस हैं हम सब, तो हमें सबको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। द अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ ऋग्वेदिक पीरियड। देखो, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं। एज अ ऋग्वेद प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो इस पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें बताता है। द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड उपनिषद, ये सारे जो हैं ये हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं, और इसीलिए इसको हम एपिक एज भी कहते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत हुई, वो यही टाइम था। ठीक है, समझ आ रहा होगा होप आपको। डू यू नो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। आपको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, कंपोज अबाउट 3,500 ईयर्स अगो लिखा गया था ये। दिस इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स नोन एज सुक्ताज। इसके अंदर जो श्लोक लिखे गए उनको हम सुक्ताज कहते हैं। सुक्त का मतलब क्या होता है, वेल सेड, यानी कि अच्छी वाणी। सुक्त का मतलब अच्छी बातें। ओके, दोज हु कंपोज्ड हाइम्स called themselves Aryan and their opponents as दासाज एंड दस्युज। तो जो ये बोलते थे, ये अपने आप को आर्यन कहते थे, और जो उनके अपोनेंट होते थे उनको वो दास और दस्यु कहते थे। पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी इस टाइम की। ऋग्वेद मेंशंस राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक किंग्स।
ऋग्वेद जो है राजास के बारे में जो बता रहा है वो जो है बाद के जो लेटर वैदिक जो किंग है उनसे बिल्कुल अलग थे। दे नाइदर हैड कैपिटल, ना तो उनकी कोई कैपिटल थी, सिटीज, पैलेसेस, आर्मीज, नॉर दे कलेक्टेड टैक्सेस, ना वो कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। किंगशिप वॉज नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस, और राजा जो है बनता था वो हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं बनता था। मीन्स कि ये नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हेरिडिटरी क्या होता है, जब हम राजा का बेटा राजा बन जाता है। बट इन द later Vedic period there were a number of small and big kingdoms where kingship was hereditary। लेकिन बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम बने और किंगशिप जो थी वो भी हेरिडिटरी होगी। मीन्स कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। किंग ऑफ स्मॉल किंगडम्स वॉज कॉल्ड अ राजा। जो छोटे छोटे किंगडम्स का जो मतलब राजा होता था उसको वो राजा कहते थे। जो किंग होता था उसको राजा कहते थे। अ सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड अ लार्ज किंगडम नोन एज राष्ट्र। और जो राजा होता था उसको सम्राट भी कहते थे या महाराज भी कहते थे। ये जो महाभारत और रामायण का टाइम है ये सारा उसी के बारे में बात हो रही है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसे, हमारे देश की संस्कृति है ये, तो आपने देखा है। तो ये सब उसी टाइम के बारे में बात हो रही है। अगर आपने रामायण और महाभारत रिसेंटली देखी है तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब उस टाइम में होता था, ये उसी टाइम की बात हो रही है। तो वही अपनी कंट्री पर राज्य करता था, कंट्रोल करता था, और उसको हम वो कहते थे राष्ट्र। द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित। पुरोहित होता था जो ब्राह्मण होता था, कि किंग की हेल्प की जाती थी पुरोहित के द्वारा, मंत्री के द्वारा, सेनानी के द्वारा जिसको कमांडर कहते हैं, कमांडर ऑफ आर्मी, एंड ग्रामीणी। ग्रामीणी कौन होता था, जो हेडमैन ऑफ द विलेज, जो विलेज का जैसे आजकल सरपंच होता है वैसे होता था। द किंग कंसल्टेड, जो राजा है वो विचार विमर्श करता था, द सभा एंड समिति। तो सभा और समिति बनाई हुई थी ऑन एन इंपॉर्टेंट मैटर्स, जैसे राजसभा, राज समिति। तो उन इंपॉर्टेंट मैटर जो होते थे उनसे कंसल्ट करता था। द सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स एंड समिति वॉज अ लार्ज असेंबली दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। अब जो सभा होती थी वो एक छोटी बॉडी होती थी जिसमें गांव के सिलेक्टेड मेंबर्स होते थे, और समिति जो होती थी वो थोड़ी सी बड़ी असेंबली होती थी जिसको मतलब जो पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। द पावर ऑफ द किंग्स इंक्रीज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। जो राजा की पावर है वो बाद के पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दे परफॉर्म्ड राजसूय, राजसूय यज्ञ करते थे वो, एंड अश्वमेघ यजनास, और अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो राम है उसने घोड़ा छोड़ा था, हॉर्स सेक्रीफाइस, ये इसी को बोलते हैं कि घोड़ा छोड़ देते हैं, और जो जो भी जहाँ जहाँ वो घोड़ा चला जाता है वहाँ वहाँ पर उनका अधिकार होता चला जाता है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस घोड़े को बांध सकता है और उसको फिर उस राजा से युद्ध करना होता है। ये अश्वमेघ यज्ञ होता था। तो राजसूय सेक्रीफाइस वॉज परफॉर्म्ड बाय द किंग टू गेन सुप्रीम पावर, एंड द अश्वमेघ वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट कंट्री। अभी अभी मैंने आपको बताया। राजसूय यज्ञ तो ये होता था कि जो राजा है उसको सुप्रीम पावर मिल जाए, और अश्वमेघ यज्ञ इसलिए होता था कि वो बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर अपनी पावर को डिक्लेयर कर सके। जहाँ जहाँ भी वो घोड़ा जाता था वहाँ वहाँ उसका अधिकार हो जाता था। द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति। तो जैसे जैसे राजा की पावर्स बढ़ती चली गई वैसे वैसे जो सभा और समिति है, यानी कि जो आम लोग हैं, उनकी पावर घटती चली गई। यानी अब राजा क्या हो गया था, राजा अब हो गया था तानाशाही। वो अपने मतलब उसका ही जो मतलब निर्णय होता था वही लास्ट होता था। द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज द फैमिली। और जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की वो थी फैमिली। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वो जॉइंट फैमिली का हेड होता था। ही वॉज नोन एज गृहपति। उसको गृहपति कहते थे, यानी घर का पति। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट। इस काल में जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली हुई थी। दे वर एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी भी होती थी। वुमेन लाइक अपला एंड गोशा इवन कंपोज्ड हेम्स। ये जो अपाला और ये जो गोशा है, ये इस तरह की वुमेन जो हवन यज्ञ भी करती थी। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज एसेंशियल इन द ऑल रिलीजियन सेरेमनीज। जो पार्टिसिपेशन था पत्नी का, जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनमें पत्नी का होना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा होगा कि जब जो राजा राम हैं वो जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नी जो सीता है, जो उस टाइम वन में रह रही थी अपने बच्चों के साथ, तो उन्होंने एक मूर्ति बनवाई थी सीता की, सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसको अपने पास में रखा था, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द सोशल एवल्स, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा क्या होती है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। सती का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये एक बहुत ही सैक्रेड मीन्स बहुत ही पवित्र काम माना जाता था।
जो औरतें हैं वो शक्ति होती थी उनके अंदर, एक पावर होती थी, इंटरनल पावर होती थी, ठीक है। तो जब उनका हस्बैंड जब एक्सपायर हो जाता था तो वो अपनी मर्जी से वो उनके साथ सती होती थी, मतलब उनके साथ, उनकी चिता के साथ वो मतलब बैठ जाती थी उसमें, तो उसको सती प्रथा कहते थे। अब वो क्या है कि पहले तो उनको कोई ये नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, माना जाता है कि उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, और इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती थी और सती हो जाती थी, अपने पति के साथ ही स्वर्ग में पहुंच जाती थी। लेकिन बाद में जो ये सती प्रथा है, इसको एक एविल बना दिया गया। मतलब अगर पति की डेथ हो जाती थी तो औरत को धक्के से ज़बरदस्ती उसके साथ, उसकी चिता के साथ बांधा जाता था, हाँ कि तू भी मर इसके साथ, अब तेरा कोई नहीं है यहाँ पे। तो मतलब ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे ये बहुत जो हमारे दयानंद जो सरस्वती हुए हैं, महात्मा हंसराज हुए हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों को मिटाने में बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे और भी सोशल वर्कर्स हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों को हटाने में, और खासकर मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जो अपने देश में आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि ये हो क्या रहा है। इन चीज़ों को उन्होंने भी काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की थी। सोशल एविल्स जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज, जैसे बच्चों की शादी हो जाती है, वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो दो चीज़ें हैं ये अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी, बट दे गेन्ड इंपॉर्टेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड एज द स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइन। लेकिन बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर जो स्टेटस था वोमेन का वो कम हो गया था, तो इसलिए बाद में ये चीज़ों ने इम्पोर्टेंस को गेन कर लिया था। डू यू नो द प्रिंसेसेस वर अलाउड टू चूज दियर हस्बैंड बाय स्वयंवर। ये भी आपको पता है, स्वयंवर यानी अपना वर, अपना पति, स्वयं का मतलब खुद चुनना। यानी कि ये अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो राजकुमारी होती थी वो स्वयंवर के थ्रू अपने हस्बैंड को चुनती थी, इतनी मतलब उसे पावर मिली हुई थी। चंदलास वर रिगार्डेड एज पोल्यूटेड और अनटचेबल्स। जो चंदलास थे इनको चंडाल कह दो चाहे, कि इनको हम मतलब पॉल्यूटेड मानते थे और अनटचेबल मानते थे, इनको छूना नहीं है। दीज पीपल परफॉर्म ब्यूरियल एंड क्रिमेशंस। और ये जो लोग थे ये जैसे जो चिता वगैरह जलाने का काम करते थे, दबाने का काम करते थे। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, वो विलेज से बाहर रहते थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, वोर आयरन ऑर्नामेंट्स। ये जो है ये जो बर्तन जो मतलब छोड़ देते थे लोग, वो बर्तन यूज़ करते थे, और आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण लोहे के डालते थे। एंड क्लॉथ्स ऑफ द डेड पीपल, और जो लोग मर जाते थे उनके जो पीछे से कपड़े बच जाते थे वो उनको दिए जाते थे, वो पहनते थे उनको। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नाज। और जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में, 4 कास्ट में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो तो रिलीजियस काम देखते थे, जो क्षत्रिय थे यानी कि जो राजा लोग होते थे वो लोगों को प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म, जो अंदर और बाहरी, आंतरिक और बाहरी जो भी खतरे होते थे उनसे उनको बचाते थे। द वैश्यस वर द कल्टिवेटर एंड द क्राफ्टमैन। वैश्य मतलब व्यापारी, ये वो होते थे जैसे किसान या क्राफ्टमैन, जो भी कोई काम बिजनेस होता था इनका अपना। द शूद्रास वर द लेबरर्स हु सर्व्ड द अबव 3 क्लासेस। और जो शूद्रास होते थे, शूद्र जो लोग होते थे, इनको सबसे नीचा माना जाता था, इनको ही वो अछूत बोला जाता था। और ये जो ऊपर की 3 कास्ट हैं यानी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इन तीनों की वो सेवा करते थे। The people of different varnas has the freedom to intermingle, marry or change their occupations, but in the later Vedic period, the Varn system became hereditary and very rigid. जो different जो वर्णास थे उनके पास फ्रीडम थी टू इंटरमिंगल होने की, मैरी करने की या अपने ऑक्यूपेशन चेंज करने की। ये शुरू की बात है। जब लेटर वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उसके अंदर जैसे मान लिया ये एक ब्राह्मण है, अगर ये वैश्य का काम करना शुरू कर देगा, ये वैश्य मान लिया ये क्या करता है, ये फार्मिंग करता है, ठीक है। अगर किसी ब्राह्मण ने फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी तो ये ब्राह्मण से वैश्य बन जाएगा। अगर किसी वैश्य ने हवन करने स्टार्ट कर दिए तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। पहले तो था ये काम पे डिपेंडेंट, जैसा काम उसकी वैसी ही जाती हो रही, लेकिन बाद में ये बहुत ही कठोर बन गया था। यानी कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र ही रहता था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड द वर्ण सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड वेरी रिगिड। तो बाद में जो सिस्टम था सॉरी, वो हेरिडिटरी हो गया। मीन्स कि अब
इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पापा के बाद, बाप के बाद उसका बेटा वही बनेगा, ठीक है। और बहुत कठोर हो गया। नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ण, अब कोई भी अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता था। बट देयर वर मैनी एरियाज लाइक, अब इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। महाभारत के अंदर कर्ण का एग्जांपल, जो कर्ण था वो बेशक बहुत बड़ा धनुर्धारी था, लेकिन वो उसको सूत पुत्र मीन्स वो सारथी का पुत्र था, लेकिन उसको वो मतलब बहुत पावर थी उसके पास, उसको बहुत मतलब सारी विद्याएं प्राप्त थी उसको, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं बना पाया क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। बाद में पता चला कि वो सूतपुत्र नहीं था, वो जन्मजात क्षत्रिय था, लेकिन अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने लोगों की इसी तरीके की बातें सुनी। अगर आप कर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कितना खराब ये सिस्टम था और आज भी है, अभी दूर नहीं हुआ है। But there were many areas like the Northwest where social and economic differences were not very sharp, even the influence of the priest was limited. लेकिन और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे जो बहुत शार्प नहीं थे। इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वॉज लिमिटेड, कि जो प्रिस्ट हैं, जो ये पुजारी वगैरह जो है, इनका प्रभाव था वो वहाँ पर लिमिटेड था। द उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ इंटू 4 आश्रम्स ऑफ 25 ईयर्स ईच। उपनिषद ने आदमी की लाइफ को मतलब 4 आश्रम्स के अंदर डिवाइड कर दिया था जो 25 ईयर की गैप में थे। मीन्स एक आश्रम 25 ईयर्स, फिर 25 टू 50, फिर थर्ड आश्रम था 50 टू 75 एंड देन 75 टू 100, क्योंकि उस टाइम एवरेज एज जो है वो 100 ही होती थी। अ मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ गुरुकुल वेयर ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। जो पहले 25 ईयर्स थे वो उसे अपनी लाइफ के एक गुरुकुल में बिताने होते थे, एंड ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। और वहाँ पर वो जीने की कला मीन्स जीवन कला सीखता था, धर्म सीखता था, क्योंकि वेद वगैरह पढ़ता था। दिस स्टेज वॉज कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जो 1 साल से 25 का जो पीरियड था, इसे वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। द सेकेंड स्टेज ऑफ 25 ईयर्स वॉज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ का मतलब जब वो अपनी गृहस्थी, अपना घर मीन्स शादी करना, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसकी फैमिली मीन्स वो जो घर वाली लाइफ होती है तो वो जीता था, तो उसको गृहस्थ आश्रम कहते थे। यानी कि 25 टू 50 जो एज थी वो गृहस्थ आश्रम थी। When a man worked hard, got married and raised a family, जब आदमी काम करता था, शादी करता था और अपनी फैमिली बनाता था। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज वानप्रस्थ आश्रम, और जो थर्ड स्टेज थी यानी कि 50 टू 75 जो ये एज थी, इसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते थे। इसमें क्या करता था, ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। मतलब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता था अपने बच्चों के लिए, वो जवान हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, उसके बाद वो क्या करता था, वो अपनी लाइफ से रिटायरमेंट ले लेता था और फिर वो फॉरेस्ट में चला जाता था तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। इन द लास्ट स्टेज, और जो लास्ट स्टेज थी यानी 75 टू 100 जो ये स्टेज थी, विच इज़ कॉल्ड संन्यास आश्रम, जिसको संन्यास आश्रम बोलते हैं। मीन्स कि वो साधना करता था, उसके बाद वो तपस्वी बन जाता था और फिर उसे सन्यासी बोलते थे। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्रीचिंग। फिर वो जिस तरह ये संत लोग उपदेश देते हैं तो उस तरह उपदेश देते हुए इधर उधर घूमता रहता था। तो ऑक्यूपेशन क्या था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। दे यूज प्लोज विच वर पुल्ड बाय ऑक्सन, जो हल यूज़ करते थे, मतलब बैल जिनको चलाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल इरीगेटेड देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स एंड लेक्स। तो इसमें जो लोग पानी लगाते थे अपने खेतों में, वो ज़्यादातर कुओं से, कैनाल से और लेक्स, इनसे वो पानी लगता था। दे ग्रू वीट, और जो उनकी फसलें थी उसमें वीट है, बार्ले है, राइस है, बीन्स है, ये सारी चीज़ें। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी पालता था, जैसे काऊ है, बुल है, शीप है, गॉट है, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं। द आर्यंस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हॉर्सेस इन इंडिया। तो आयरन ने जो आर्यन थे उन्होंने इंडिया में हॉर्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया पालने के लिए, विच वर ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया से लाए गए थे। द
The discovery of iron had provided stronger tools like plows, sickles, shovels, spades, axe, saws, nails, stones, tongs, which helped in a variety of other craft like pottery, weaving, carpentry, jewelry making, etc. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मतलब आयरन की जो डिस्कवरी हुई थी उसने बहुत स्ट्रॉन्गर टूल बनाने में हेल्प की। ये सारे के सारे ये टूल्स हैं, ये बने, ठीक है, जिन्होंने और चीज़ों में मदद करी। जैसे क्राफ्ट है, क्राफ्ट करने में, क्राफ्ट कैसे होता था, मतलब वो क्या करते थे, कुरेद कुरेद के, पेंटिंग ज़्यादा नहीं होती थी उस टाइम में, वो जो एनग्रेविंग्स होती हैं वो होती थी, मतलब उनको छोटा 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 काट के लकड़ी को ही, तो वो जैसे पोट्री, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी, इन सब के अंदर आयरन ने हेल्प की। द आर्यंस वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स, वो बहुत अच्छे व्यापारी भी थे। ट्रेड वॉज मेनली कैरिड ऑन लैंड, दे यूज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था, चीज़ के बदले में चीज़। द काउ वॉज यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, तो इसमें गाय की बहुत वैल्यू थी क्योंकि गाय की पूजा होती थी। इन द लेटर वैदिक पीरियड coins like Nishka, Shatamna and Krishnala were also used. ये इनके coins के नेम हैं। अब है religion. The early Aryans worshipped many gods representing the force of nature. जो पहले वाले आर्यन थे वो नेचर के जैसे फोर्सेस हैं, जैसे मतलब बारिश है तो इनकी पूजा करता था, हवा है, पानी है, ठीक है, तो इनकी पूजा करता था वो। इंद्र वॉज वर्शिप्ड एज अ गॉड ऑफ थंडर, इंद्र को थंडर का मतलब वर्षा का देवता माना जाता था। वायु द गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड सूर्य द सन गॉड, ठीक है, इन सब की पूजा करता था। मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लैश वर ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस एट यजनास, जो वो यज्ञ करता था उन यज्ञ के अंदर ये चीज़ डाली जाती थी, मिल्क है, घी है, ग्रेन, दाने, फ्लैश है, बलियाँ वगैरह दी जाती थी। द अर्ली आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स, शुरू वाले जो आर्यन थे वो मंदिर नहीं बनाते थे। इन द लेटर वैदिक पीरियड द यजनास बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, जो यज्ञ थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। एंड द नेचर गॉड्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू गॉड्स, और अब नेचर गॉड्स की जगह नए गॉड्स ने ले ली थी। मीन्स ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ये सब भी भगवान बन गए थे। द लेटर वैदिक पीरियड सा द बर्थ ऑफ ब्रह्मनिज्म एंड हिंदुइज्म, जो बाद का जो पीरियड है वैदिक पीरियड, उसने उसमें ही ये जो ब्रह्मनिज्म है और हिंदुइज्म है, ये जो ब्रांचेस हैं बनी। डू यू नो द लॉ गॉड ऑफ मनु, मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र वॉज प्रिपेयर्ड बाय मनु, ये राजा मनु ने मनु स्मृति, आपने अगर नाम सुना हो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लॉ बुक फॉर द हिंदूज़, ये हिंदूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है मनुस्मृति। यहाँ से वो बहुत सारी जिस तरह अपनी कंट्री के अंदर किस तरह लॉ चलाना है, क्या क्या कानून होने चाहिए, वो सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब अचीवमेंट्स हैं। द वैदिक लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखें, वेदों को अगर हम पढ़ें, तो वो जो साइंस में आर्यंस ने जो अचीवमेंट्स की थी उनके बारे में बताता है। द आर्यंस न्यू द यूज़ ऑफ आयरन, जो आर्यंस हैं वो आयरन का यूज़ जानते थे। अब ये आर्यन आर्यन और आयरन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दे यूज्ड इट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स, वो आयरन का यूज़ करते थे स्ट्रॉन्गर टूल और वेपन बनाने में। द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग जंगल्स, जो कुल्हाड़ी है वो जंगलों को साफ़ करने में और एग्रीकल्चर को बढ़ाने में हेल्प करती थी। क्राफ्टमैन लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टैनर्स वर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट विद बेटर टूल्स, वो इन बेटर टूल्स से अपनी क्राफ्ट को और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। आयरन वेपन लाइक शेफर्ड, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स हेल्प्ड इन कंक्यूरिंग न्यू टेरिटरीज। मैथमेटिक्स वॉज नोन एज गणित, मैथमेटिक्स को गणित बोला जाता था। इट इंक्लूडेड, इसमें अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब शामिल था। द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ ज़ीरो, वैदिक पीपल को ज़ीरो की नॉलेज है। हालांकि हम ये मानते हैं कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया था, उससे पहले ज़ीरो नहीं होती थी, लेकिन वैदिक जो लोग थे, क्योंकि वेदों के अंदर इसका जिक्र है, उनको ज़ीरो की नॉलेज थी, विच हेल्प देम टू कैलकुलेट लार्ज नंबर्स, और इससे क्या है कि वो बहुत बड़े नंबर को कैलकुलेट कर सकते थे। दे ऑल्सो न्यू द डेसिमल सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम भी, जो दशमलव प्रणाली होती है, उसको भी जानते थे। क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सब पता था उनको। आप सोचते हैं कि ये सब कुछ नया है, लेकिन हमारे वेदों में इन चीज़ों का जिक्र है, प्रूफ्स हैं कि हाँ उनको इन चीज़ों की नॉलेज थी। एस्ट्रोनॉमी वॉज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यंस, जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जैसे हेवनली बॉडीज़ की जो स्टडी होती है वो,
वो बड़ा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था उनका एस्ट्रोनॉमी। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो हेवनली बॉडीज़ हैं मीन्स जो ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं, इनकी मूवमेंट का की स्टडी करते रहते थे वो। दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस अराउंड द सन एंड द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। वो जानते थे कि जो धरती जो है वो चारों सूरज के चारों ओर घूमती है, और जो चांद है वो धरती के चारों ओर घूमता है। द आर्यंस कुड फोरटेल सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस, जो आर्यंस हैं वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की फोरटेल मीन भविष्यवाणी पहले से ही कर सकते थे। उनको पता होता था कि हाँ अब सूर्य ग्रहण होगा और अब चंद्र ग्रहण होगा, जैसे आज हमें पता चल रहा है। द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वॉज क्वाइट एडवांस्ड। वैदिक जो लिटरेचर है वो ये प्रूव करता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो बहुत एडवांस्ड थी। द पीपल लेड अ वेरी हैप्पी एंड सिंपल लाइफ। लोग बहुत ही सिंपल और खुशहाल जीवन जीते थे। दियर क्लॉथ्स वर मेड ऑफ कॉटन, उनके जो कपड़े हैं वो कॉटन के बने हुए होते थे, वूल के, स्किन ऑफ एनिमल्स के। दे वर ऑर्नामेंट्स, वो बहुत ज़्यादा गहने भी पहनते थे। दे यूज्ड मधु, मधु मीन्स हनी, शहद। वो शहद एंड टुक सुर एंड सोम रस, ये रस हैं सोम रस सुर रस, तो इनको यूज़ करते थे। दे प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे जैसे फ्लूट, ड्रम, हार्प। दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ चैरिट रेसिंग, डांसिंग, जैसे घुड़दौड़ है या डांस है, इन सब के भी वो शौकीन होते थे। ऑब्वियसली जितने भी राजा होते थे वो सारे के सारे इन चीज़ों के अंदर, ये उनका पार्ट टाइम मतलब वो जब भी फ्री होते थे, लीजर जो लेज़र टाइम है उसके अंदर वो यही काम करते थे। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, अरण्यकास, बार्टर सिस्टम एंड ब्रह्मणास, क्रंसी, गुरुकुल जॉइंट फैमिली, उपनिषद, ये सब मैंने आपको पहले आपको बता दिया है। तो हियर द चैप्टर एंड्स एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हमारे जो देश की जो परंपरा है उससे जुड़ा हुआ लेसन है। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पता चल सकता है आपको। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कमेंट मी। ओके, बाय बाय।